तो चलिए, हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है ओवर। दैट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हमने खत्म कर लिया, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। और साथ के साथ अपने आरएस के क्वेश्चन, आरडी के क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है। नाउ हम लोग एनसीईआरटी के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। डाल लो हेडिंग जल्दी से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। या फिर इन्हें हम लोग कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन मींस मोनोटॉनिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सही है ना, मतलब कि हम लोग एक फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करने वाले हैं, ठीक है, कि या फंक्शन एक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब ध्यान से देखना हिंदी में मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, सिर्फ और सिर्फ बढ़ना, ठीक है ना। देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर कोई तुमसे कह रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, तो यहां पर देखना, मैं तुमको दो ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक ग्राफ तो है कुछ इस तरीके का, सपोज ये ऐसे शुरू हुआ, ये गया ये गया। और एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये ग्राफ बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, ये गया। तो इन दोनों ग्राफ में तुमको देखने पे अंतर क्या लग रहा है? देखो, मैं तुमको बेसिकली बताता हूँ, ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि दोनों के दोनों ही बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ग्राफ जो है वो रैपिडली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बट एक ग्राफ जो है ना, फर्स्ट वाला, उसके अंदर हमारे पास पहले बढ़ा इस पॉइंट तक, देन उसके बाद थोड़ा सा लीनियंट हुआ, घटा नहीं लेकिन, ठीक है ना, थोड़ा सा लीनियर हुआ, घटा नहीं। फिर देन उसके बाद हमने दोबारा से वही स्पीड पकड़ी और बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बट सेकंड वाले ग्राफ के अंदर ये रेगुलरली बढ़ता रहा, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ्स में अंतर किसका है? स्ट्रिक्टनेस का अंतर है। मतलब कि एक जो है वो अपने उसूलों का पक्का है कि मेरे को बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है ना, दैट इज सेकंड वाला, ठीक है ना, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि अपने उसूलों का पक्का, बढ़ना है तो बढ़ना है। बट फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग है। इनने ये नहीं कहा कि मैं, बेसिकली इनने कहा है कि मैं बढ़ूंगा, इनने क्या कहा है कि मैं बढ़ूंगा, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मैं लगातार बढ़ूंगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वो घटेगा नहीं, बस ये पक्का है। भले ही वो थोड़ी देर के लिए सीधा हो जाए बट वो घटेगा नहीं। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर वो इंक्रीज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। सही है, डिफरेंस पता चल रहा है। और ऐसे ही होता है डिक्रीजिंग के अंदर। डिक्रीजिंग के अगर तुम ग्राफ देखो, तो एक ग्राफ तो बनेगा इस तरीके से कि ये घटा बेचारा, और अरे चल एक सेकंड रुको, ये यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद थोड़ी देर सीधा हो गया, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से ग्राफ देख रहे हो, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। बट अगर तुम यहीं पर ही देखोगे एक और ग्राफ, दैट इज लाइक दिस, कि ये स्टार्टिंग से ऊपर से शुरू हुआ, अरे घटता हुआ नीचे चला गया डाउनफॉल की तरह। सो तुम लोग क्या कहना चाहोगे इसके अंदर? ये है तुम्हारे पास क्या? ये है तुम्हारा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसने कसम खाई है कि मैं घटूंगा ही घटूंगा, कभी रुकूंगा ही नहीं घटने से, ठीक है। और ये है केवल और केवल डिक्रीजिंग ग्राफ, कि ये घटेगा तो, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी रुक भी जाएगा, बट ये श्योरिटी है कि ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली डिक्रीजिंग ग्राफ, और इन्हीं को कहते हैं हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब कि जिनके फंक्शन के ग्राफ है दैट आर नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। दैट इज अ फंक्शन विच आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सही है ना। और इंक्रीजिंग के अंदर भी दो आते हैं, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और डिक्रीजिंग में भी दो आएंगे, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो देखो आगे, अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये है फंक्शन एफ एक्स, सही है ना। एक समझ लो बस ध्यान से, अगले बाकी के तीन तुम लोग अपने आप ही लिख लोगे, ठीक है। समझ लो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है एफ एक्स, सही है। और हमने इसके अंदर दो पॉइंट लेट कर लिए। एक पॉइंट है हमारे पास ये, सपोज दिस इज एक्स वन, ये है तुम्हारा एक्स वन। और एक पॉइंट है ये, सपोज दिस इज एक्स टू, ठीक है। दो पॉइंट है तुम्हारे पास, और जो इन पे वैल्यूज निकल निकल कर आ रही हैं, सो ये y पे क्या वैल्यू देगा? y पे देगा सपोज एफ ऑफ एक्स वन, क्योंकि एफ एक्स में पुट करोगे ना। सो जो भी आंसर आएगा इट इज एफ ऑफ एक्स वन। और यहाँ पर जो ये वैल्यू देने वाला है, थोड़ी सी इससे ऊपर आएगी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स टू। सही है, तो देखना आगे। तो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है कि एक्स वन जो है वो छोटा है एक्स टू से। इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि एक्स वन इज स्मॉलर देन एक्स टू, ठीक है।
तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन, अब एफ ऑफ एक्स वन के लिए क्या कहना चाहोगे कि एफ ऑफ एक्स वन क्या है, छोटा है एफ ऑफ एक्स टू से या नहीं है? क्या अगर मैंने यहाँ पर छोटा लगा दिया तो क्या ये कहना ठीक होगा या फिर ये कहना अधूरा है बेसिकली? बताइए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी आना है। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमको दिख रहा है एक्स एक्सिस के अंदर तो हमेशा एक्स वन छोटा ही होना है एक्स टू से, बट वाई एक्सिस के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स वन छोटा होगा एफ ऑफ एक्स टू से। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि एक टाइम पर ये ग्राफ सीधा भी हुआ है, और अगर जिस टाइम पर ग्राफ सीधा हुआ है उस टाइम पर जब तुम लोग देखोगे तो एक्स वन अलग डालोगे, एक्स टू अलग डालोगे, बट तुम्हारे पास y की सेम वैल्यू ही निकल कर आएगी। समझ पा रहे हो? जब ग्राफ सीधा होगा तो y की क्या निकलेगी? सेम वैल्यू ही निकलेगी। सो हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग के अंदर x1 is smaller than x2 but f of x1 is smaller than equals to f of x2। सही है? so that is basically funda of increasing function। ठीक है? so हम लोग कह सकते हैं then fx is increasing जब हमारे पास ये प्रूफ होगा। बट अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सोचोगे भैया ऐसे तो हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर चेक करते रहेंगे कि क्या एक्स वन लेंगे एक्स टू लेंगे, कोई भी दो वैल्यू लेंगे, उनको चेक करके देखेंगे कि छोटा है बड़ा है। ठीक है ना? हर एक के अंदर ऐसा बड़ा हेक्टिक पड़ जाएगा क्योंकि ग्राफ बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। क्या पता कभी कोई फंक्शन घट रहा हो, कभी कोई फंक्शन बढ़ रहा हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास डिफरेंशिएशन का रूल आता है, बिकॉज क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एओडी। ठीक है ना? एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन कहता है कि तुम्हारे को ऐसे विंटेज वाले तरीके से चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, और उसको चेक करो कि अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ग्रेटर देन क्यों लिखा मैंने यहां पर? क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। और इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा? इक्वल टू हट जाएगा बस। ठीक है? तो इसको डिफरेंस को समझना, वैसे भी समझ में आ जाएगा जब चारों के चारों लिख दूंगा मैं। ठीक है? तो ये डिफरेंस आता है इसके अंदर कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर। ठीक है? इसको ध्यान रखना, बस ये है तुम्हारे काम का। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद चेक करना है कि वो जीरो से बड़ा है या नहीं है। ठीक है ना? और अगर जीरो के इक्वल भी है तो इंक्रीजिंग है, जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखना कैसे कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट वाले पे अंदर आते हैं हम लोग। ये देखिए जी नेक्स्ट वाला। सो अगेन फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, दिस पॉइंट इज एक्स वन। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, दिस पॉइंट इज एक्स टू। ठीक है? और ये जो यहाँ पर देगा, ये क्या देगा? इट इज एफ ऑफ एक्स वन वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इसने वैल्यू दी एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है ना? एंड दिस फंक्शन इज ऑफ कोर्स एफ एक्स। ठीक है ना? फंक्शन कौन सा है? दिस फंक्शन इज एफ एक्स। अब जब तुम लोगों ने इसके अंदर देखा कि एक्स वन क्या रहने वाला है? हमेशा छोटा रहने वाला है एक्स टू से, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा? छोटा होगा एफ ऑफ एक्स टू से, दिख रहा है तुम लोगों को? और यहाँ पर केवल छोटा होगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कभी इक्वल टू आ ही नहीं सकता। ठीक है? सो हम लोग कह सकते हैं विद द सीइंग दिस होल फिनोमिना कि एफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग। ठीक है? मतलब ग्राफ को देखकर इस तरीके से पता लगाते हैं क्यों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करते के साथ ही सिंगल डेरिवेटिव हमको बता देगा कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं है। कैसे बता देगा? कि अगर वो जीरो से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जीरो के इक्वल और बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो फिर वो सिर्फ इंक्रीजिंग है। ठीक है? डिफरेंस पता चल रहा है कि कब हम लोग इक्वल टू लगा रहे हैं और कब हम लोग इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं। ठीक है? और हाँ, अभी चलो लास्ट में एक और डिफरेंस होता है अंदर, और बता दूंगा लास्ट के अंदर। ठीक है? बट अगेन नाउ थर्ड वाला, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया एक और बार देखो, थर्ड वाला देखना आपकी बार। अभी डिक्रीजिंग शुरू हो चुका है, सबके अंदर सेम कहानी चलती आ रही है। ठीक है? मैंने कहा था कि अगर एक समझ में आ गए तो बाकी के तीन अपराध तुम लोग कर सकते हो। सही है? या फिर ट्राई करो जल्दी से ये चीज लिखने की। चारों ग्राफ बनाओ, ये दोनों बातें लिखो, अब ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो, देन उसके बाद थर्ड और फोर्थ के अंदर अपने आप लिख के बताओ कि क्या क्या इसमें कंडीशन लगेंगी। चलिए, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखना, डिक्रीजिंग के अंदर फिर से वही कहानी है कि हमने दो पॉइंट्स माने, एक है हमारे पास एक्स वन पॉइंट और एक है हमारे पास एक्स टू पॉइंट। ठीक है? एक्स वन पॉइंट ने मान लो आंसर दिया कहीं यहाँ पर। ठीक है? ये है मान लो एफ ऑफ एक्स वन, और एक्स टू पॉइंट ने कहीं आंसर दिया इसके नीचे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है।
सही है ना। सो इट इज एफ ऑफ x2। बस अब सारा सब कुछ इसका उल्टा चलना है। उल्टा क्या चलना है कि यहां पर अभी भी x1 इज स्मॉलर देन x2 है, लेकिन x1 स्मॉलर देन x2 तो है, लेकिन f ऑफ x1 क्या है, बड़ा है। अब की बार देख रहे हो, f ऑफ x1 क्या है, ग्रेटर देन है f ऑफ x2 के। फंडा समझ रहे हो, x1 ऊपर है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 नीचे है, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। अब ये लिखना करेक्ट नहीं होगा कि ग्रेटर है, समटाइम्स इट इज इक्वल बिकॉज दिस लाइन इज स्ट्रेट इनफ फॉर सम टाइम। सही है। सो उसी लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू लगा दिया। ठीक है। सो हम लोग अब कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फिर सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू जीरो आता है, ठीक है ना, जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, या फिर इक्वल टू जीरो है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है। और नाउ लास्ट वाले पे आते हैं। सो लास्ट वाले के अंदर क्या होगा, लास्ट वाले के अंदर फिर से वही कहानी चलेगी। एक पॉइंट माना हमने यहाँ पर, दिस इज x1। एक पॉइंट माना हमने यहाँ पर, दिस इज x2। ठीक है। और फिर ये पॉइंट है हमारे पास f ऑफ x1 एंड दिस पॉइंट इज f ऑफ x2। सही है। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x1 इज स्मॉलर देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है ना, कि वो बड़ा है। f ऑफ x1 बड़ा था, f ऑफ x2 छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ घटता हुआ जा रहा है। ठीक है। f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और यहाँ पर केवल ग्रेटर देन कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी इक्वल नहीं आएगा, सिंपल है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि fx इज डिक्रीजिंग, और वो भी ऐसे वैसे डिक्रीजिंग नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लगाना रह गया, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली लगा देते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डैश एक्स एज स्मॉलर देन जीरो। सही है, ये हो गया स्मॉलर देन जीरो। बस ये हो गया हमारे पास सारों के चारों मोनोटॉनिक फंक्शन तैयार। ठीक है। अब लेकिन हाँ, इनके अंदर देखना एक पहचान और होती है कि ये जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, ये जब अपने इंटरवल्स के अंदर आते हैं, सो ऐसा देखो, ऐसा हर बार नहीं होता, बट ऐसा लॉजिकली बेसिकली थ्योरेटिकली प्रूवन है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला है, मान लो सपोज ये जो ग्राफ है ये लाए करता है ए से बी के बीच में। ठीक है ना, ये हम लोग चेक कर रहे हैं ए से बी के बीच में। तो जब ए से बी के बीच में चेक करेंगे ना इसे, तो इसका जो फंक्शन आने वाला है, सपोज इसका जो फंक्शन आने वाला है, एक सेकंड रुको, पेन लेते हैं दूसरा। ठीक है। सो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना, वो डिफाइन है ए से लेकर बी के बीच में, और ए से लेकर बी के बीच में भी कैसे, इट इज इंक्लूडेड। मतलब कि यहाँ पर कैसे आएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्लूडेड का साइन लग रहा है। समझ रहे हो कि हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाया। ऐसे यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन होएगा ए से बी के बीच में, बट नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। एंड देन अगेन इसके अंदर भी ऐसे ही, ए टू बी एंड इट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली के अंदर ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है ना, तो बस एक पहचान होती है कि जब तुम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो देन इट इज ओपन ब्रैकेट। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा कि अगर ऐसे ब्रैकेट है, ऐसे नीचे की तरफ लिख रहा हूं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट। ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे होते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ना, क्योंकि ये इंक्लूडिंग को दिखाता है। तो हमारे पास जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, स्ट्रिक्टली की, तो स्ट्रिक्टली के अंदर क्या होएगा, हमारे पास ओपन ब्रैकेट आएंगे। और अगर वो बात करेगा सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, देन इट विल गोज टू क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। तो यही है पूरी मोनोपोली, मोनोटॉनिक फंक्शन की। ठीक है। और अगर तुमसे एक और फंक्शन में तुमसे दिखाऊं, देखना एक और ग्राफ दिखाता हूं तुम लोगों को। ये कुछ ग्राफ है एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये वाला ग्राफ देख रहे हैं नीचे वाला, दिस वन। इस ग्राफ के बारे में क्या कहोगे, ये ग्राफ स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, डिक्रीज होना शुरू करा, घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, यहां तक घटा। देन उसके बाद इन्होंने फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करा। इसका मतलब क्या है कि ये है नैनो फंक्शन, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इस वाले के लिए क्या कहोगे, फर्स्ट वाला इट इज इंक्रीजिंग, अच्छा तो लिखा हुआ है। सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए सीधा भी हुआ है। ठीक है ना, सो इट इज इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्योंकि केवल ये बढ़ते ही गया। देन उसके बाद डिक्रीजिंग क्योंकि कुछ टाइम के लिए सीधा हुआ है।
देन उसके बाद इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल। तो हमारे पास ये 4-5 तरीके के फंक्शन होते हैं, देन इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पूरी की पूरी मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना, मोनोटोनिक फंक्शन क्लियर हो गए। मोनोटोनिक फंक्शन आर दोस फंक्शन व्हिच कैन आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, देन उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गए कि या तो वो बढ़ेगा या फिर बेसिकली घटेगा नहीं। इंक्रीजिंग की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीजिंग को हम लोग कह सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, इंक्रीजिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कि वो घटेगा नहीं, बस कभी भी इक्वल हो सकता है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? कि वो रेगुलरली बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और ऐसे डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और बस ये फंडे ध्यान रखना भाई, डिफरेंशिएट वाले फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे सारी की सारी बातें जो बताई हैं, और नैनो फंक्शन भी बना लेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाले, और ए टू बी वाला फंडा भी जल्दी से नोट करेंगे। देखो, तो देखिए एग्जांपल नंबर 7, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है, सिंपली क्या निकालोगे तुम लोग? एफ डैश एक्स निकाल लोगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास? 7, क्योंकि 7x-3 का डिफरेंशिएशन होता है 7, और 7 कैसा है हमारे पास? 7 तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली इट इज ग्रेटर देन 0 विदाउट एनी डाउट। ठीक है ना, 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस प्रूफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, सिंपल। सॉरी, इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल टू होता तो इंक्रीजिंग होता। सही है। नाउ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8, करो एक बार ट्राई जल्दी से, निकालो डिफरेंशिएशन, और इसमें भी तुमको शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो शो करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना, फाइंड करना मुश्किल होता है कि क्या है इसके अंदर इसका नेचर। ठीक है ना, तो शो करना है बड़ा सिंपल है, ट्राई करो। तो देखो, तुम लोगों ने थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लिया होगा। इट इज 3x² माइनस 3 2 6, और यहाँ पर आएगा 6, सो -6x+4। ठीक है, अब तुम लोग इसमें देखोगे भैया अब इसके बाद कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कि हमें ये कैसे पता चले कि हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा? बट तुम लोग पता लगा सकते हो, इसमें कोई भी नेगेटिव आंसर रख के देखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, एक्स की वैल्यू रख के देखो, -2 -3 -4 कुछ भी रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। बट अपने को ऐसा तो है नहीं कि हम लिख लिख के बताएंगे टीचर को कि हाँ भैया हमने रख के देखा, हमने -2 रख के देखा, -3 रख के देखा, हमेशा ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि अब ये नेगेटिव आंसर देगा नहीं। फिर वो तुमसे ये भी कह सकते कि बताओ माइनस इनफाइनाइट रखने पे क्या देगा ये, जब तुम लोग अटक जाओगे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे। मतलब कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लोग चेंज करेंगे इस ऐसी फॉर्म के अंदर कि हम लोग दावे के साथ कह सकें कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो देखना चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने का सिंपल सा फंडा होता है कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? वो सब तुम लोगों को आता है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। सबको याद होगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? सबसे पहले जो भी हमारे पास लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट समझते हो, जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट दैट इज 3। 3 को निकालो कॉमन पूरी की पूरी इक्वेशन में से, ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 4/3। ठीक है ना, लीडिंग कॉफिशिएंट को हमने क्या करा? खाली करा, लीडिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमन निकाले क्योंकि डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास 2x के साथ, मीन्स के 2x के साथ क्या है? 1 है, तो 2x के साथ जो कुछ भी होता है उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। ठीक है ना, ये सब तुम लोग बचपन में सीख के आए हो, उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर माइनस, और ये बना दिया हमने अपॉन, ये ऐसी कैसे लिख दिया। ठीक है ना, देन ये क्या बन गया? ये बन गई तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बनी है? a² प्लस b² -2ab, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1, सो इट इज x-1 का होल स्क्वायर। ना ही किनारों खोल के देख लो। ठीक है, देन उसके बाद -1 प्लस 4/3, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और 3 3 में से 4 गया, ये बचेगा प्लस का 1/3। सही है ना, 3 अंदर भेज दो क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, सो इट इज 3x-1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, तो अब देखो जरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की पूरी फॉर्म बदल गई। तुम लोग इसे देखकर नहीं बता सकते थे कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन बता सकते थे बेसिकली कि अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्लियर हो, तुम्हारे को वो फंडे आते हो क्वाड्रेटिक के जिसके अंदर हम लोग डी दैट इज डिस्क्रिमिनेट और ए दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट को देखकर बता देते हैं कि नेचर कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर वो सब आता है तो यहीं पर तुम लोग देख के बता सकते हो, बट अगर वो सब नहीं आता तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तुम लोग इस पे पहुंच गए। अब इसको तुम लोग कह सकते हो आसानी से, क्या कह सकते हो?
कि ये है हमारे पास एक स्क्वायर वाली टर्म। क्या कभी स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। तो ये तो हमेशा कैसे रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है। तो पॉजिटिव वैल्यू में अगर तुम +1 करोगे तो क्या भी वो नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात, यहां से हमारे पास निकल कर आ गया कि एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है, बिकॉज इट कंटेन्स स्क्वायर। ठीक है ना, और स्क्वायर इज नेवर अ नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये तुम लोग अपनी अपनी भाषा में लिख देना। लेकिन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो देखो जल्दी से, फटाफट से। तो देखना, अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने यहाँ पर वन का स्क्वायर माइनस क्यों करा प्लस क्यों करा, तो सिंपल सा लॉजिक होता है इस इक्वेशन से जो आता है हमारे पास। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर में सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि जो भी 2x के साथ है, ठीक है ना, मतलब कि हाँ यहाँ पर था x² - 2x, 2x के साथ क्या है? 2x के साथ है 1 +4/3, मीन्स के लीडिंग कॉफिशिएंट से जो नेक्स्ट कॉफिशिएंट होता है, लोअर कॉफिशिएंट, उसके अंदर 2x को छोड़कर जो कुछ भी है, 2x को छोड़कर क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। तो 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस, 1 का स्क्वायर करते हैं माइनस, और अब हमारे पास एक स्क्वायर वाली टर्म बन चुकी है, दैट इज a² + b² -2ab। देख लो, क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 1 -2x। क्या यही नहीं आ रहा है? x² + 1 -2x। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने का एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करा है बस मैंने, 1 का स्क्वायर प्लस करा, 1 का स्क्वायर माइनस करा, एंड देन उसके बाद सिंपल सॉल्व करते चले गए। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको मैं करा रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो तुमको करना होमवर्क में। ठीक है, तो देखना जरा, इसको मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है? cos x। सो cos x को अपने को प्रूफ करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/4, ये फर्स्ट पार्ट है। देन उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम पाई टू 2π, एंड देन उसके बाद नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है, अब देखना इसके शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है जी? हम ग्राफ से, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कॉन्टिन्यूटी के अंदर, कि जब तुम लोग ग्राफ मैथमेटिक्स में पढ़ लो, तुम्हारे लिए एक नई ही दुनिया शुरू हो जाती है ग्राफ्स की, जिसके अंदर तुम लोग हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल वे और एक होता है थ्योरेटिकल वे। सो ग्राफिकल वे से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तुम लोग को पहले ग्राफ से। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे थ्योरेटिकल से, जो तुम्हारे को बोर्ड में करना है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर। उसके बाद तुमने इसके अंदर ग्राफ किसका बनाओगे? ग्राफ बनाओगे तुम लोग cos x का। तो cos x का ग्राफ तुमको पता है यहाँ से शुरू होता है, जीरो से आगे आगे का बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जीरो से पीछे का बनाने का मतलब नहीं है। तो ये जाएगा इस तरीके से, cos x का ग्राफ आगे फर्दर कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 1, सही है, और ये है हमारे पास 0। और ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है π/2, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ ये पॉइंट है हमारे पास पाई, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3π/2। ठीक है, और देन उसके बाद दिस पॉइंट इज अगेन पाई, लेकिन कौन सा पाई? 2π। सही है, अब देखना हमसे क्या क्या रखा है। हमको बताना है कि हमारा जो cos x ग्राफ है, ये रहा cos x ग्राफ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो हमने बिल्कुल पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पे भी हम लोग नहीं आए, ग्राफिकली देख रहे हैं। सो जो हमारे पास cos x ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहां से कहां तक? 0 से पाए तक। तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देख लो जी, ये रहा 0, और 0 से हम लोग घटते चले गए, घटते चले गए, घटते चले गए, घटते चले गए, और कहां तक घटा है? पाए तक घटा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैं ये बताया था मैंने कि जब भी वो स्ट्रिक्टली वर्ड इस्तेमाल करे तो हमेशा कैसा इस्तेमाल करेगा? ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेगा। तो देख लो भाई लोग, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है कि नहीं है? सही है। देन उसके बाद आगे देखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम पाई टू 2π, क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। यहां से देखो, पाए से चलना शुरू करा तुम लोगों ने, और कहां तक जाओगे? 2π तक। ये गए, ये गए 2π तक। हमेशा चीजें बढ़ रही नहीं बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई से 2π तक, बट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2π। ये देखो जी, तो 0 से 2π तक ये घटा भी है एंड बढ़ा भी है। सही है, सो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0 से 2π तक इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
सही है। सो हमने ग्राफिकली ये सब कुछ देख लिया, बट इसको कॉपी पेन पे कैसे करेंगे? कॉपी पेन में से तो नहीं, तुम ऐसे रंगीन ग्राफ बना के दिखाओगे नहीं। ऑफ कोर्स इसका तरीका है, और तरीका क्या है? अगेन डिफरेंशिएशन। सो मारो डिफरेंशिएशन दबाकर। क्या करोगे डिफरेंशिएशन के अंदर? डिफरेंशिएशन बनाकर हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा कैसा? माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, क्योंकि कॉस एक्स से डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। अब अपने को ये देखना है कि माइनस का साइन एक्स कैसा कैसा बिहेवियर दिखाएगा इन तीन जगह पर, 0 से पाए, पाए से 2 पाए, 0 से 2 पाए। ठीक है, तो जरा देखना। सबसे पहले पे आते हैं, और उसके लिए बिहेवियर देखने के लिए हम लोग क्या करें, एक बार इसको भी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। अगेन ये रहा ग्राफ पेपर, ये रहा 0, ये रहा पाए, ये होता है पाए/2, ये होता है हमारे पास 3 पाए/2, एंड इट इज अगेन 2 पाए। ठीक है ना, ये साइकिल तुमको याद होगी। और देन उसके बाद ऑल स्कूल टू कॉलेज, सिंपल, ऑल साइन 10 कॉस। सही है। अब देखना कहां से कहां बात कर रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है 0 से पाए तक की, 0 से पाए तक की, मतलब कि ये वाला सर्कल। सो इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और थर्ड बना दिया गलती से। इट इज फर्स्ट, सेकेंड, देन इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना बेसिक तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बात कर रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की। सो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही, इट इज पॉजिटिव। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर तो ऑल सभी पॉजिटिव है, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो तुम लोग? कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन एफ डैश एक्स देख रहे हो कि अगर हमारे पास बाहर की तरफ लगा हुआ है माइनस का साइन, और साइन एक्स कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है, तो हमारे पास प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा? प्लस माइनस गिव्स माइनस। सो इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसे रहने वाला है भाई लोग? नेगेटिव रहने वाला है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसे रहने वाला है? स्मॉलर देन 0 रहने वाला है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते नहीं कह सकते कि हेंस प्रूफ इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट कैसे करा। अब तुम लोग आगे के पार्ट खुद भी कर सकते हो, मेरे कराने की ऐसी कुछ खास जरूरत महसूस नहीं हो रही। लेकिन जब भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया, एक और पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट बी। किसकी बात कर रहा है वो? पाए से 2 पाए की बात कर रहा है। सो पाए से 2 पाए की अगर हम बात करें, तो बात कर रहे हैं हम लोग यहां से, ये रहा पाए, और पाए से कहां तक गया? 2 पाए तक गया, और इट इज 2 पाए। ठीक है, सो 2 पाए तक गया। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स कैसा है? जल्दी से बताइए। नेगेटिव। इट इज नेगेटिव, सिंपल। सो एफ डैश एक्स कैसा रहने वाला है? माइनस साइन पहले से ही बाहर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव साइन एक्स और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। सो इट इज पॉजिटिव। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या आ गया? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात खत्म हो गई, हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इन सब के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट सी, 0 से 2 पाए। आई होप ये कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, 0 से 2 पाए अपने बता सकते हो, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और तुम ऐसा शॉर्टकट में पेपर में लिख सकते हो, देखना शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा। 0 से 2 पाए के बीच में चेक करना है। अब ऐसे तो नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों क्वाड्रेंट हम लोग चेक कर रहे हैं, स्टार्टिंग के दोनों पॉजिटिव, ना 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 ना। हम लोग लिखेंगे एज वी सी फ्रॉम अबव टू रिजल्ट। ठीक है ना, हमने ऊपर के दो रिजल्ट में देखा, क्या देखा? कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज 0 से पाए के बीच में, ये कैसा है? डिक्रीजिंग है, सिंपल। और पाए से 2 पाए के बीच में, स्ट्रिक्टली वर्ड अपना आप लगा लेना अगर मैं ना बोलूं कभी कभार, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। कैसे इंक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो 0 से 2 पाए के बीच में पूरा का पूरा जब तुम ले लोगे तो कैसा हो जाएगा? इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सही है भाई, समझ में आया? पूरा का पूरा अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9। तो आई होप तुमको पीछे का सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो ये है तुम्हारे लिए 3 होमवर्क, ठीक है ना, क्योंकि जितना हमने आज तक पढ़ा है उसके ऊपर ये बस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ही है।
सही है। तो मतलब कि अपने को अभी और भी कुछ पढ़ना है, और भी कुछ तुम्हारे को हिंट देता हूँ क्या पढ़ना है, लेकिन फिलहाल ये होमवर्क नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। ये होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे तुमसे। इसमें एज सच कुछ है नहीं, डिफरेंशिएट करना है और तुमको अपने आप ही दिख जाएगा कि वो 0 से बड़ा है, 0 छोटा है। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी कराई है, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले के अंदर हमने अभी लिया था cos x, यहाँ पर है sin x, तो तुम लोग इसको कर सकते हो। और हाँ, इसका सी पार्ट शायद मिसिंग है, ओ सी पार्ट मिसिंग है। सी पार्ट में लिख लेना चेक करने के लिए, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π, ठीक है। 0 से π के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, सी पार्ट इसका मिस हो गया, ठीक है। और बस यहाँ तक है हमारा आज का। तो फिर बाकी करेंगे हम लोग कल, लेकिन कल जो हम पढ़ने वाले बहुत ही अच्छी चीज है, दैट इज फाइंडिंग द इंटरवल। मतलब कि ध्यान से सुनना, कल हम पढ़ने के वाले हैं, सपोज ये साइनस का ग्राफ है, जो तुम लोग क्वेश्चन करना है, साइनस का ग्राफ है। जिनको साइनस का ग्राफ नहीं पता, बना लो साइनस का ग्राफ, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है तुम्हारे पास क्या, π/2 बीच में से, और ये होता है तुम्हारे पास पाई, फिर अगेन ये होता है तुम्हारे पास 3π/2, और ये होता है तुम्हारे पास अगेन 2π, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। तो ये है तुम्हारे पास साइनस का ग्राफ। अब हमारे को देखना है कल से क्या करना है। अभी तो हमारे को प्रूफ करना था कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना। कल से हमारे को एक अच्छी चीज निकालनी है कि हमको इंटरवल्स निकालने हैं। अब ऐसा तो है नहीं मैथमेटिक्स के अंदर कि कोई भी ग्राफ केवल बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, फिर घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे, नहीं। हमेशा ग्राफ कैसे होते हैं, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। किसी किसी टाइम पर बढ़ेंगे, किसी टाइम पर घटेंगे, किसी टाइम पर बढ़ेंगे, किसी टाइम पर घटेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ग्राफ के अंदर अपने को निकालना है इंटरवल्स, कि एक ग्राफ किस टाइम पर बढ़ रहा है, किस टाइम पर घट रहा है, किस टाइम पर अगेन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अपने को क्या निकालने हैं कल से, इंटरवल्स निकालने हैं ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर तुम लोगों ने बेसिकली, एक कंसेप्ट होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है, नहीं 7, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का, ठीक है ना। तो अगर तुमने वो चीज नहीं पढ़ी है तो एक बार रिकमेंडेड है कि, सॉरी नहीं पढ़ी तो फिर पढ़ के क्या होगे, ठीक है ना। अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हारे पास कुछ कॉपी किताब होंगी या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे यहीं पे लिखे हुए, उनको एक बार रिवाइज कराना। वरना जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग ऐसे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनके साइन वाइन के इनको खेलना सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा चैप्टर है, 7th चैप्टर है शायद से 11th क्लास का, देख लेना अपने हिसाब से। तो इसे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कराना, क्योंकि कल वो काम आएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़े टेंशन मत लेना, पढ़ना अपने को जब भी है, जब भी है, सही है। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही। होमवर्क नोट डाउन कर लो, बाकी करेंगे हम लोग कल।